रियनकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 42। वो कोई सफ़ेद पालने वाले चूहे नहीं थे, इसलिए वो बस खाने के लिए ढूंढ रहे थे। वहां पर बहुत सारे कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े भी थे जो उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे, जिस वजह से रूही और नेहा दोनों घबराकर चिल्लाने लगी। ये क्या हो रहा था, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एक कॉकरोच उड़कर आकर नेहा की सिर पर बैठ गया। नेहा की आंखें मानो बाहर आने को थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी सिर पर हाथ रखा कॉकरोच को भगाने के लिए, कॉकरोच सीधा उसकी कंधे पर आ गया। नेहा डर और घबराहट के मारे चिल्लाई और जल्दी से सोफे पर से उठ गई। उसकी जल्दी से उठने की वजह से उसने एक चूहे की पैर टेल शायद कदम रख दिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी एक और चूहा ने आकर नेहा की पैर को काट लिया। से अपने साथी को छुड़ाने के लिए नेहा को कुतर कुतर कर मार देना चाहता हूँ। नेहा फिर से दर्द से चीख पड़ी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर डर भी उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वहीं उसकी उठने की वजह से वो कीड़े भी रैंक कर तो कुछ उड़कर रूही और नेहा के पास आ गए। रूही भी उठकर खड़ी हो गई थी। दोनों पूरे स्टोर रूम में इधर उधर भागने लगे, दर्द और डर से चिल्लाने लगे। सामान से टकराने की वजह से उन्हें चोट भी लग रहा था, पर उन्हें तो इस वक्त सबसे ज्यादा डर चूहा, कीड़े और कॉकरोच से लग रहा था। बेचारी दोनों ने बचपन से ऐसा भयानक अनुभव कभी नहीं किया था, ना ही उन्होंने कभी इतने कीड़े, कॉकरोच और काटने वाले चूहे देखे थे। दोनों तो इस घर में किसी राजकुमारी की तरह रहती थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इन सबको कैसे भगाना है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहा था। दोनों डोर की तरफ भागना चाहती थी, पर डोर के पास ही ज्यादातर कीड़े, कॉकरोच और चूहे रेंग रहे थे, जिस वजह से वो डर से डोर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। दोनों की हालात वक्त के साथ और भी खराब हो रही थी। अभी आधा घंटा हो चुका था। चूहे, कॉकरोच और कीड़ों ने उन दोनों को जितना जख्मी नहीं किया था, उससे ज्यादा उन दोनों ने खुद को ही जख्मी कर लिया था, क्योंकि दोनों कॉकरोच और चूहे कीड़ों को देखकर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। तभी नेहा रोते हुए बोली, रूही कुछ कर, हमें बाहर जाना होगा। हम यहाँ रात भर कैसे रह सकते हैं? मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैं इन कीड़े चूहों के साथ यहाँ रात भर नहीं रह सकती हूँ। क्या पता जब हम रात में सो रहे होंगे ये सब हमें कुतर खा जाएंगे। सुबह से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो फिर इतने सारे चूहे, कीड़े और कॉकरोच यहाँ कैसे आ गए? अब जाकर रूही की मंदबुद्धि दिमाग में कुछ आया। वह गुस्से से रोते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब नियति ने किया हो हमसे बदला लेने के लिए? तभी एक छोटा सा कीड़ा कर उसकी मुंह में घुस गया। रूही की आंखें मानो बाहर आने को थी। वो जोर जोर से खांसने लगी। वो कीड़ा तो बस जीभ के पास था जो बाहर चला गया, पर रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गंदगी खा लिया हो। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा उल्टी आने लगी थी। पर स्टोर रूम में तो कबाड़ की सामान के सिवा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो बाथरूम भी नहीं था। वो कहाँ पर जाकर उल्टी करती? नेहा उसकी पीठ को सहलाने लगी और बोली, प्लीज शांत हो जाओ। अगर ये सब नियति ने किया है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पर एक बात है कि नियति ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करती है। शायद हो सकता है जय भाई, आकाश या आदित्य भाई में से किसी ने ऐसा किया हो हमसे नियति का बदला लेने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर इसकी भी जिम्मेदार तो वही नियति है ना। जो भी हो रहा है सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वहीं बाहर जय और आदित्य कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है सुन रहे थे। अंदर की आवाज ज्यादा बाहर नहीं आ रहा था, फिर भी नेहा और रूही के चिल्लाने की आवाज उन दोनों की कान को सुकून दे रहा था। आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ इन दोनों के साथ, मुझे तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा है। इन दोनों ने मिलकर हमारी प्रिंसेस को हट करने की कोशिश की थी। जय भी बोला, सही है, इसकी सजा बस इतनी छोटी सी कैसे हो सकती थी? बचपन से रूही नियति को परेशान कर रही है, उसे दर्द दे रही है, चोट पहुंचा रही है। और आज जब रूही ने खुद ही कह दिया कि वो हमारी प्रिंसेस से नफरत करती है और उसने जलन में सब कुछ किया था, फिर भी बड़े पापा ने बस उसे इतनी ही सजा दी। बस एक दिन के लिए स्टोर रूम में बंद कर दो, क्या ये भी कोई सजा है? वो एक दिन भूली प्यासी रहकर स्टोर रूम से कल सुबह बाहर आ जाएंगे। इतनी महंगी गलती की सजा इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? पता नहीं इन लोगों ने बचपन में हमारी प्रिंसेस को कितनी बार रूम में भूखे प्यासे बंद करके रखा होगा, कितनी बार उसे सजा दी होगी और हट किया होगा। वो कितनी तकलीफ में होगी। और ये दोनों आसानी से रह जाएंगे तो इतने सालों तक जो उन्होंने मेरी प्रिंसेस के साथ किया उसका बदला कैसे पूरा हो सकता है? अब तो शुरुआत है। इन दोनों की जिंदगी को अगर मैं जहन्नुम ना बना दिया तो मैं भी अपनी लिटिल सिस्टर का भाई जय शेखावत नहीं हूँ।
आकाश ने सिर हिला दिया और बोला, अब तो वो दोनों रात भर नहीं सो पाएंगे, अब आप दोनों चलो, डिनर का टाइम हो रहा है, अगर सब नीचे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल जब सुबह सबको पता चलेगा कि क्या हुआ है तो सब हम पर ही शक करेंगे। हम पर शक करे तो भी चलेगा, पर वो लोग सोचेंगे कि हमें प्रिंसेस ने ऐसा करने के लिए कहा है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आदित्य कंधे उचकते हुए बोला, तो सच जानकर क्या उखाड़ लेंगे वो लोग? अगर वो हमें ब्लेम करेंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो लोग हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रिंसेस उनकी बेइज्जती करके उनकी धज्जियां उड़ा देगी। और मैं भी वैसा ही करूंगा। अगर उन्होंने मुझे कहा तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मैं तो कल रूम में सो रहा था, तो वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो भी कहना है कल देखेंगे, वैसे भी वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अगर कहा भी तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उन्हें गुस्से में देखना है। अगर गुस्से में उनकी बीपी हाई हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, जय ने कहा, और वहां से आकाश और आदित्य के साथ चला गया। वहीं रूही और नेहा चोट लगी हालत में डोर तक तो आ गए थे, पर वो जितना भी डोर नॉक कर रहे थे, पर कोई भी डोर नहीं खोल रहा था। दोनों की बॉडी से जगह जगह से खून बह रहा था और कुछ लाल निशान भी पड़ गए थे। जब उन्हें कीड़े ने काटा तो ये और भी बदतर हो चुका था। दोनों ने सुबह से ना तो कुछ खाया था ना ही पानी पिया था, जिस वजह से वो दोनों ऑलरेडी वीक थे। अब चिल्ला चिल्ला कर उनकी सारी एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई थी। थोड़ी देर दरवाजा खटखटा कर चिल्लाने के बाद रूही बेहोश हो गई। वो बचपन से किसी नाजुक गुड़िया की तरह पली बड़ी थी, वो कैसे ये सब सह सकती थी। नेहा भी वहीं बैठ गई, उसके अंदर भी अब ताकत नहीं थी। थोड़ी देर में वह भी बेहोश हो गई। वहीं तीनों भाइयों के जाते ही नियति आई। उनसे उन तीनों को स्टोर रूम की तरफ से आते हुए देख लिया था। वो अभी आई थी, प्रखर से छोड़कर गया था। उसे पता था जरूर उसके तीनों भाइयों ने कुछ किया होगा नेहा और रूही के साथ। उसने ज्यादा नहीं सोचा, अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सब नीचे डिनर करने के लिए आ गए थे। किसी को नहीं पता था कि नियति वापस आ चुकी है, और नियति भी प्रखर के साथ खाकर आया थी, इसलिए वो डिनर नहीं करने वाली थी। वहीं प्रखर भी अभी अभी विला पहुंचा था। वो अंदर चला गया। वो जानता था कि संजीत ने घर में सब कुछ बता दिया है और उसका बेटा भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। वो डे से ही अंदर हॉल में आया। उसे खुद पर बहुत सारी नजरें महसूस हो रही थी। उसने सामने देखा तो उसके सभी घरवाले उसे गुस्से से घूर रहे थे। डे से अभी कच्चा चबा जाने को तैयार है। तभी एक बाउल उड़ते हुए आया, फिर फ्रूट और चाकू सब डे से उसकी तरफ उड़ने लगा। प्रखर ने बोल को पकड़ लिया और फ्रूट और चाकू को भी एक हाथ से पकड़ लिया और उसे नाइफ से फ्रूट काट कर खाते हुए अंदर जाने लगा। तभी एक झाड़ू उड़ते हुए उसकी तरफ आया। वो वक्त रहती है गया, वरना जरूर वह झाड़ू उसे ही लगता। प्रखर ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। इस वक्त अंकित जी और सुमित्रा जी ने ही उसके ऊपर झाड़ू और बोल चाकू फेंका था, और सुप्रिया जी ने बस उसके ऊपर फ्रूट फेंक कर मारा था ताकि उससे ज्यादा दर्द ना हो, पर एक भी चीज उसे नहीं लगा था। तुम यहाँ आने की हिम्मत भी करते हो नालायक। तुमने मेरी फोटो बहू को परेशान किया, उसके साथ चीट किया और उसे रुलाया, और जब हम फोन कर रहे थे तो कॉल भी नहीं उठाया, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? दादी माँ गुस्से से बोली। अंकिता जी भी गुस्से से बोली, तुम जहाँ रहते थे मुझे तो लगा तुम वहीं चले गए होंगे उस जंगल में। मैंने तुम जैसा गधा इस दुनिया में दूसरा नहीं देखा है। प्रखर उनकी बात को इग्नोर करके जाकर उनके पास बैठ गया और बोला, आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मैंने अपनी बनी को कभी चित नहीं किया। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मेरी जान बसती है। अच्छा तो फिर क्या संजीत ने जो कहा सब झूठ था? क्या कियान की जो बायोलॉजिकल मदर है वो आज तुम्हारे ऑफिस नहीं आई थी? दादाजी ने गुस्से से पूछा। वो नियति के सिवा किसी को भी अपने घर की बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी पोता बहू सबसे प्यारी सबसे अच्छी थी। वो इस नालायक को अपनी पोता बहू को हट नहीं करने देंगे। हाँ वो आई थी, पहले वो कियान से मिलने के लिए आई थी, और आज क्यों आई थी मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, वही बात मैं पूछ रहा हूँ, वो क्यों आई थी? क्या तुम्हारा अभी भी उसके साथ कनेक्शन है? अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हारा और मेरी प्यारी पोता बहू की सगाई तोड़ दूंगा। मैं उसे इस शादी में सफल नहीं करने दूंगा। उनकी बात सुनकर प्रखर ने गुस्से से मुठिया भींच लिया और बोला, आपको क्या लगता है मैं अपनी बनी को कभी छोड़ूंगा? वो सिर्फ मेरी है, और हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम दोनों ने मिलकर उसे क्लियर कर लिया है। कोई भी मेरी बनी को मुझसे नहीं छीन सकता है।
वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ। जो भी मेरी बनी को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा वो मेरा वो रूप देखेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाहे वो कियान की बायोलॉजिकल मदर ही क्यों ना हो, उसे भी इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसकी बात में नियति के लिए साफ जुनून नजर आ रहा था, जैसे वो नियति के लिए पूरी तरह से पागल हो। उसकी बात सुनकर दादी माँ आंखें छोटी करके बोली, अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने उस औरत को क्यों नहीं रोका अपने ऑफिस में आने से? ना तो वो लड़की आती और ना ही मेरी प्यारी पोता बहू को कुछ कहती और ना ही वो नाराज होकर जाती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी तरह से तुम्हारी ही गलती है? और वो लड़की कौन है वह? और जब वो इतने सालों तक तुम्हारे और कियान की जिंदगी में नहीं थी तो अब उसे आने की क्या जरूरत है? अंकिता जी भी गुस्से से बोली, हाँ, उस घटिया लड़की को आने की क्या जरूरत थी? क्या वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि मेरे बेटे और बहू के बीच गलतफहमी का दीवार खड़ा कर सके, या फिर उसे पैसा या फिर कुछ और चाहिए? और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को रुलाने की? आज तक मैंने अपनी बहू को कभी रोते हुए नहीं देखा है, ना ही आगे मैं कभी अपनी बहू को रोते हुए देखना चाहती हूँ। और उसने से उसे लड़की ने मेरी प्यारी बहू को इतना सब कुछ कहा, और मैंने सुना है उसने ये भी कहा कि मेरी बहू तुम्हारे और उस लड़की के बीच आ गई है। अगर वो कियान की कस्टडी कैश फाइल करेगी तो तुम उसे ही चुनोगे। क्या ये सच नहीं है? कौन है वो घटिया लड़की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी सी बहू को इतना सब कुछ सुनाने की? और जब मेरी बहू उस लड़की को सबक सिखाना चाहते थे तब भी तुमने उसे रोक दिया क्यों? क्यों रोका तुमने मेरी बहू को उस लड़की को सबक सिखाने से? और मेरी बहू की दिल को इतना दुख दिया कि वो इतनी बड़ी डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गई। वो सगाई तोड़ने के लिए भी तैयार थी, तुमने उसे जाने दिया, ऐसा क्यों है? और अब तुम कह रही हो कि नियति बच्ची को तुमने मना लिया, तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई, और तुम सोच रही हो हम इस बात को मान लेंगे जबकि तुमने इतना बड़ा कांड किया है। मुझे अपनी बहू की नेचर के बारे में अच्छी तरह से पता है। वो आसानी से अपनी कोई भी फैसला नहीं बदलती है, तो वो तुम्हें इतनी जल्दी भला क्यों माफ कर देगी? मेरे हिसाब से तो नियति को तुम्हें अभी 2-3 महीने तक सताना चाहिए था। तुम्हें करीब नहीं आने देना चाहिए था, ना ही तुम्हारी कोई भी बात सुननी चाहिए थी। उसे तुमसे दूर रहना चाहिए था ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे लिए कौन सबसे बेस्ट है। तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए था, उससे पहले मेरी बहू कैसे मान गई? आपनी मोम की बात सुनकर प्रखर ने हैरानी से उन्हें देखा। इसका क्या मतलब है? क्या उसकी मोम चाहती थी कि उसकी बनी उसे माफ ना करे? वो भी 2-3 महीने तक उससे दूर रहती तो वो कैसे जीता? वो 2-3 घंटे भी नहीं रह पाता था अपनी बनी के बिना। 2-3 दिन तो दूर की बात, वो हर एक सेकंड अपनी बनी के बारे में सोचता रहता था, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है वैसे ही उसके लिए भी जिंदा रहने के लिए उसकी बनी जरूरी थी। अगर उसकी बनी 2-3 महीने तक उससे गुस्सा रहती, उससे बात नहीं करती, तो फिर वो कैसे जिंदा रहता? अच्छा हुआ उसकी बनी आज यहाँ नहीं आई, वरना उसकी मोम उसकी बनी को कुछ ऐसा ही आइडिया देता, फिर उसकी बनी उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होती और इस वक्त तक वो पागल हो चुका होता। मोम प्लीज कभी भी मेरी बनी को ऐसी बेतुकी आइडिया मत देना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सच में अपनी बनी को बना लिया है, हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? प्रखर लाचारी से बोला। तभी एक बचकानी मगर सर्द आवाज आई, भले ही दादी माँ मम्मी को ऐसा आइडिया ना दे, पर मैं जरूर मम्मी को ऐसी आइडिया दूंगा कि वो आपसे गुस्सा होकर 2-3 महीने आपसे दूर रहे। सबने देखा तो ये कियान था, सीढ़ियों पर आराम से अपने पैकेट में हाथ डाले खड़ा था। उसका हाव भाव बहुत सर्द था, बिल्कुल किसी छोटे डेविल की तरह। इस वक्त वो प्रखर का छोटा वर्जन लग रहा था और गुस्से से अपने डैड को घूर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आया। प्रखर की आंखें छोटी हो गई थी। भले ही उसके घर वाले उसकी बनी को ऐसा आइडिया ना दे, पर उसका ये पिद्दी सा बेटा, इस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे पता था ये लड़का सच में उसकी बनी को ऐसा आइडिया दे सकता है। कियान ने अपने डैड की नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके सामने आकर अपने दादाजी के पास सोफे पर पैर चढ़ाए बैठ गया और बोला, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात से मेरी मम्मी को कभी हट नहीं होना चाहिए? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हट करने की? और वो औरत, वो वापस आपके ऑफिस में क्यों आई थी? क्या आपका ऑफिस कोई धर्मशाला है? मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला कि आपका ऑफिस एक धर्मशाला है जहां कोई भी मुंह उठाकर किसी भी वक्त आ जाता है। फिर भी आज उनकी आने की वजह से मेरी मम्मी हॉट हुई और सबसे ज्यादा हट उन्हें अपने किया।
अगर मम्मी उस औरत को सजा देना चाहती थी तो आपने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? आपने चुपचाप वहां खड़े होकर क्यों नहीं देखा कि मम्मी कैसे उसे सजा दे रही हैं? अगर मम्मी उन्हें सजा देती तो उनका गुस्सा भी निकल जाता। फिर क्या वो रोती या क्या वो सगाई तोड़ने के लिए कहती? मेरी मम्मी की आंखों में एक भी बूंद आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आपको पता है ना, मैंने कहा था आपको जिस दिन मेरी मम्मी की आंखों से किसी की वजह से आंसू निकल मैं उसे वजह को खत्म करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर आपने मेरी मम्मी को क्यों रुलाया और वो औरत अभी कहाँ है? मुझे खुद उसे सजा देना है। ये कहते हुए कियान की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। वही सभी घरवाले हैरान थे। पहले जब उन्होंने कियान को देखा तो उन्हें डर था कि कियान नाराज ना हो जाए, उसे बुरा ना लगे कि उन्होंने उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में बुरा कहा। वो उसे समझने के लिए तैयार थे, पर कियान की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कियान खुद अपनी बायोलॉजिकल मदर से नफरत करता है, वरना वो उसके बारे में ऐसा क्यों कहता? और वो उसे मोम कहने की भी जहमत नहीं उठा रहा है, बल्कि वो उसे वो औरत कह कर रहा है। संजीत को तो हंसी आ रही थी। अब कियान खुद ही उसके भाई की बैंड बजाने पर तुला हुआ है। कितनी मजेदार बात है। स्वाभिमान, प्राची और बाकी सबको भी हंसी आ रही थी। कियान की बात सुनकर वो किस तरह से प्रखर को धमकी दे रहा था। ऐसा लग रहा था कियान अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए उसकी मोम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंता करती है वो सिर्फ उसकी मम्मी है। बेटे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा। तो कियान डेविल स्माइल करते हुए बोला, ऑफकोर्स मैं आपको धमकी ही दे रहा हूँ और इस धमकी को मैं सच भी साबित कर सकता हूँ। अगर आप इसी तरह से मेरी मोम को परेशान करते रहे, उन्हें रुलाते रहे, तो मुझे दादी माँ का आइडिया कोई बुरा नहीं लगता, उसे अप्लाई करना ही अच्छा होगा। और आपको ये भी पता है कि मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है। मैं अगर कहूँगा तो मम्मी आपसे गुस्सा होकर दूर भी रह सकती है। उसकी बात सुनकर प्रखर की आंखें और भी सिकुड़ गई। उसका हाव भाव पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वहीं बाकी सब तो इस वक्त एंजॉय कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। क्या हुआ अगर वो प्रखर को सबक नहीं सीख पाए तो उनका पोता ही काफी है उनके बेटे को सबक सिखाने के लिए। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा? मैंने अपनी बनी को मना लिया है। तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। क्या अब तुम हम दोनों के बीच फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो? पिद्दी, बहुत हिम्मत है तुम में जो आपने बाप से खेल खेलने चले हो। प्रखर गुस्से से झुंझुलाते हुए बोला। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये लोग उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। कियान ने भी उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं पहले खुद मोम से बात करूंगा। अगर आप जो कह रहे हैं सच हुआ तो ही अच्छा है, वरना आपको मुझे उस औरत के पास ले जाना होगा। मेरी मम्मी को रुलाने के लिए, इतना परेशान के लिए मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, प्रखर बोला। तो कियान ने जल्दी से प्रखर के फ़ोन को ले लिया। क्योंकि दिन में उसकी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए गुस्से में उसने फ़ोन तोड़ दिया था। उसे लगा उसकी मम्मी उससे भी नाराज हो गई है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर वो औरत मम्मी के सामने आ गई है। अब उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करेगी, वो उससे दूर चली जाएगी। इस टेंशन में उसने गुस्से से फ़ोन तोड़ दिया। उसने इंतजार भी नहीं किया कि उसकी मम्मी उसे फ़ोन करे। उसे नहीं पता था कि नियति ने अपनी फ़ोन अलग रख दिया था और जिम में ही रही थी। और जब वो कियान के पास फ़ोन करने लगी तो फ़ोन स्विच ऑफ था। कियान ने नियति को कॉल लगाकर स्पीकर पर रख दिया था ताकि उसके डैड बाद में बहाना ना बना सके। 2 रिंग के बाद नियति ने फ़ोन उठा लिया और बोली, हाँ जान बोलिए, क्या आप सेफली विला पहुंच गए? ज़रा देखिए, हमारे बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा है। उसने मुझे दिन में कई बार कॉल किया था, मैंने उसे कॉल बैक किया तो स्विच ऑफ दिख रहा है। नियति इस वक्त पेंटिंग करते हुए बात कर रही थी। उसे भी कियान की थोड़ी चिंता हो रही थी, पर वो घर था इसलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा था। वहीं जब कियान ने अपनी मम्मी की मुंह से डैड के लिए फिर से जान सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। पर जब उसने सुना कि उसकी मम्मी को उसके लिए कितनी चिंता हो रही है और उसके डैड के फ़ोन करते ही मम्मी ने उसके बारे में चिंता से पूछा, अभी अभी जो डेविल कोल्ड अवतार में फटने के लिए तैयार था, तुरंत ही उसकी होठों पर एक लंबी चौड़ी सी स्माइल आ गई। डेसे सबके सामने घमंड कर रहा, एज के खास करके अपने डैड से कह रहा हो कि देखो मेरी मम्मी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है। वही प्रखर ने मुंह सिकोड़ लिया और बोला,
मेरी बनी को सबसे ज्यादा चिंता मेरी है, इसलिए उसने पहले ये पूछा कि मैं सेफली विला पहुंच गया हूं या नहीं, इसलिए ये बेकार में घमंड दिखाने बंद करो। वहीं घर वालों ने जब नियति की सॉफ्ट टोन सुना और उसे प्रखर की इतनी चिंता करते हुए देखा, तो वो भी समझ गए कि प्रखर ने पहले उनसे झूठ नहीं बोला था, उसने उनकी बहू को मना लिया है। वरना नियति इतने प्यार से प्रखर को जान नहीं बुलाती और ना ही ये पूछती कि वो सेफली घर पहुंच गया या नहीं। वही नियति की पेंटिंग करती हुई हाथ रुक गई, उसने ब्रश को नीचे रखा और बोली, हूँ, क्या हो रहा है जान, आप किससे बात कर रहे हैं? तभी कियान की आवाज आई, मम्मी ये मैं हूँ आपका बेटा कियान। इस वक्त कियान की आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था, जैसे वो कभी गुस्सा था ही नहीं। भला वो अपनी मम्मी से रूड तरीके से कैसे बात कर सकता था? वही घरवाले भी हैरान थे, अभी थोड़ी देर पहले तो कियान की आवाज बहुत ठंडी थी, अपनी मम्मी से बात करते ही पूरी तरह से चेंज हो गई। प्रखर को तो पहले से ही पता था कि उसका बेटा अपनी मम्मी के सामने भोला भाला मासूम बन जाता है, इसलिए उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। नियति हंसते हुए बोली, तो मेरा बेटा क्या कर रहा है और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है बचा? कियान ने अपने डैड को देखा और बोला, मम्मी मेरा फोन टूट गया है, डैड ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने फोन तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे गुस्से और हैरानी से देखा। वहीं बाकी सब कियान की चालाकी देखकर हंसने लगे। दादी माँ और अंकिता जी ने उसे अंगूठा दिखा दिया। वो कियान की काम की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने अपने डैड पर सारी गलती थोप दिया। क्यों, क्या हुआ बच्चा, आपने डैड ने आपको किस तरह से गुस्सा दिला दिया? कियान कहना चाहता था कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर ने उन्हें परेशान किया था और डैड ने ऐसा होने भी दिया था, इसलिए वो डैड से गुस्सा है। पर वो अपनी मम्मी के आगे ये सब कहकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। उसकी मम्मी के लिए तो वो अभी भी एक छोटा सा प्यारा बच्चा है ना। यही अच्छा रहेगा अगर वो ऐसे ही अपनी मम्मी के सामने हमेशा प्यारा और मासूम बनकर रहे, वरना कहीं उसकी मम्मी उसे कम प्यार ना करने लग जाए। इसलिए वो हंसते हुए बोला, मैंने संजीत चाचू से सुना कि डैड ने आपको किसी तरह से नाराज कर दिया है और मैंने डैड से ये भी कहा था कि वो मुझे एक बार आपसे मिलाने के लिए ले जाए, पर आज जब आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे पता चला कि डैड ने आपको गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से आप डैड से शादी नहीं करना चाहती हैं, तो मैं डर गया कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे भी नाराज़ तो नहीं है। मुझे लगा आप मुझे भी डैड की तरह छोड़ देगी, इसलिए मैं डैड पर गुस्सा होकर अपना फ़ोन गलती से तोड़ दिया। वही संजीत ने गहरी सांस लिया, क्या ये पिद्दी भाभी के सामने उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या इससे वो गुस्सा नहीं हो जाएगी कि मैंने एक छोटे बेटे के सामने सच बता दिया? और वैसे भी भाई और भाभी के बीच तो इतनी जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। भाभी अब गुस्सा नहीं है, कहीं भाई और भाभी का गुस्सा मुझ पर ही ना फूट जाए। पर नियति ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, तो उसने राहत की सांस ली। पर प्रखर अभी भी संजीत को घूर रहा था, जैसे उसे खा जाना चाहता हो। उसकी गुस्से भरी नजरें बार बार संजीत के साथ साथ कियान पर भी पड़ रही थी और इस वक्त तो संजीत की सिर में झुनझुनी सी हो रही थी। उड़ने सिर झटका, उसे क्यों डरना चाहिए? यहाँ घरवाले भी है, वो उसे भाई से बचा लेंगे। वैसे भी उसने इसलिए बताया क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस था। उसे क्या पता था कि उसके भाई के अंदर इतना भी टैलेंट होगा कि वो भाभी को इतनी जल्दी मना लेंगे। नियति स्वीट टोन में बोली, ओके बच्चा, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं आपके लिए कल एक नेता फोन दूंगी जो एक एडवांस डिवाइस है, उसमें आप कॉल करने के साथ साथ जो चाहे सीख भी सकते हो, ठीक है? उसकी बात सुनकर कियान खुश हो गया और बोला, आप सबसे अच्छी हैं मम्मी। उसने तिरछी निगाहों से प्रखर को देखा, जैसे कहना चाहता हो, देखा मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती हैं। मम्मी मुझे मोबाइल गिफ्ट करने वाली हैं, क्या उन्होंने आपको कभी ऐसा कुछ गिफ्ट दिया है? प्रखर ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ से फोन छीन लिया। मेरा फोन है ये, वो कुछ कहता उससे पहले ही दादी माँ फोन ले पास आकर बोली, बेटा अगर ये नालायक फिर से तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करे तो मुझे बताना। अंकिता जी भी पास आकर जल्दी से बोली, हाँ अगर इसने तुम्हें चिट करने की कोशिश की तो मैं इसे विला में फिर घुसने नहीं दूंगी, सिर्फ तुम ही मेरी बहू हो और हमेशा रहेगी। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है, मैं किसी और को कभी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए प्रखर हमेशा के लिए अकेले ही क्यों ना रहे। अगर प्रखर ने ऐसा कभी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अजीत जी ने भी धमकी भरी अंदाज में कहा। प्रखर जल्दी से फोन लेकर उठ गया, वो यहाँ और बैठता तो ये सब मिलकर उसकी बनी को फिर से भड़का देते। वो गुस्से से बोला,
मुझे अपनी बनी के साथ रहना है, भला मैं क्यों अकेला रहूंगा, अकेले रहे मेरे दुश्मन। इतना कहकर वो जल्दी से फोन लेकर अकेले में अपनी बनी से बात करने के लिए भाग गया। वहीं प्राची, स्वाभिमान और चाची सब नियति से बात करने के लिए प्रखर को पीछे से रुकने के लिए कह रहे थे, पर कुछ भी हो जाए प्रखर यहाँ और नहीं रुकने वाला था। सब ने एक दूसरे को देखा। दादाजी बोले, अब जब दोनों के बीच सब ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम कुछ करने की जरूरत है, पर मैं अगली बार नियति बेटा से कहूंगा कि वो इस लड़के को अपने काबू में रखे ताकि ये कभी गलती ना करे, वरना कोई और उनके बीच दरार खड़ा करने की कोशिश करेगा। दादी माँ और बाकी सब ने भी हाँ में सिर हिला दिया। प्राची बोली, कल मैं कॉलेज में भाभी से बात करूंगी कि अगली बार अगर भाई उन्हें नाराज करे तो वो कम से कम 1 महीने तक उनके ऊपर गुस्सा रहे। हाँ, ये अच्छा रहेगा और हम भी इसी हफ्ते के अंदर अपनी बच्ची से मिलने शेखावत मेंशन जाएंगे, दादी माँ बोली। तो बाकी सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं शेखावत मेंशन में इस वक्त नियति प्रखर से वीडियो कॉल कर बात करते हुए फोन को स्टैंड पर रखते हुए पेंटिंग कर रही थी और प्रखर उसे बता रहा था कि उसे कैसा पेंटिंग चाहिए उन दोनों का। और प्रखर के कहने के हिसाब से नियति इमेजिन करते हुए उन दोनों की पेंटिंग बना रही थी। थोड़ी देर में जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो प्रखर पेंटिंग देखकर खुश हो गया और बोला, बनी मुझे इसे हमारे रूम में लगाना है, ये बहुत खूबसूरत है। पहले जो पेंटिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी उसके साथ इसे भी लगा देते हैं और भी खूबसूरत लगेगा। नियति भी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, मैं इसे आपको भेज दूंगी, आप लगा लेना जहां लगाना है। प्रखर की आंखें ने फिर से नियति के लिए प्यार झलक आया। उसकी बनी हर एक फील्ड में टॉप पर है, फिर भी उसे किसी बात का घमंड नहीं था। कोई और होता तो जरूर इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता और फेम पाने की कोशिश करता। थोड़ी देर बात करने के बाद नियति ने फोन रखा और सोने के लिए चली गई। सुबह का वक्त, सब हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वहीं सरिता जी मैगजीन में कुछ डिजाइन सीखा जी को दिखा रही थी। विपुल जी नीरज और अमृत के साथ कुछ बिजनेस मैटर में डिस्कस कर रहे थे। वो सब तो नेहा और रूही के बारे में भूल ही चुके थे। उन्हें याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने कल नेहा और रूही को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। तभी अर्जित भी नीचे आया और सोफे पर बैठ गया। वो इस वक्त अपनी मोबाइल में बिजी था। जय, आकाश और आदित्य भी बीच आकर बैठ गए थे। वो नियति के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि ब्रेकफास्ट करके साथ में कॉलेज जा सके। तभी नियति भी नीचे आ गई। अपर्णा जी और बाकी सब नियति से कल के बारे में एक बार बात करना चाहते थे। वो उसे माफी मांगना चाहते थे रूही की तरफ से। वो बात करके उसकी दिल से कड़वाहट को दूर करना चाहते थे, पर उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नियति उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। उन सब ने नियति की तरफ देखा जो आराम से बैठकर फोन यूज कर रही थी। अब जाकर उन्हें रूही और नेहा के बारे में याद आया कि उन्होंने कल सुबह से उन दोनों को स्टोर रूम में बंद करके रखा था। विपुल जी थोड़ा हिचकिचाए, फिर सर्वेंट को देखकर बोले, जाकर रूही और नेहा को स्टोर रूम से बाहर निकालो। अगर वो दोनों फिर भी कोई गलती करते हैं तो अगली उन दोनों की सजा इतनी हल्की नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने नियति की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर उसका मूड खराब हो गया तो वो रूही और नेहा को ब्रेकफास्ट के बाद फिर से बंद कर देंगे। पर उन्होंने देखा नियति तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। वो आराम से अपने फोन में देख रही थी। वैसे भी उसे अच्छी तरह से पता था उसके भाइयों ने कुछ तो इंतजाम किया होगा उन दोनों के लिए। अगर रूही और नेहा दोनों सही सलामत भी स्टोर रूम से बाहर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वहीं तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और डेविल स्माइल किया। तीनों ने मन ही मन बोला, अब आएगा मजा जब दोनों गंदे फटीचर चोटिल हालत में आएंगी। सर्वेंट ने सिर हाँ में हिला दिया और वहां से स्टोर रूम की तरफ चला गया। वहीं अमृत और अर्जित ने नियति की हाथ पैर को देखा, पर इस वक्त नियति के हाथ टेबल के थोड़े नीचे थे जहां वो कुछ टाइप कर रही थी, इसलिए दोनों उसकी चोट कैसा है नहीं देख पाए। वो उसकी चोट देखना चाहते थे एक बार कि वो ठीक है या नहीं। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा। चिल्लाने की आवाज स्टोर रूम की तरफ से आया था। वो सब परेशान हो गए कि कहीं नेहा और रूही को तो कुछ नहीं हो गया है। सब उठकर स्टोर रूम की तरफ देखने चले गए। हॉल में सिर्फ नियति, उसके भाई दादाजी, दादी माँ और शिखा जी थी। वो कल से थोड़े गुस्से में थी रूही के ऊपर। वो इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी। रूही ने तो हद पार कर दी थी और सबके सामने तो रूही ने ये भी कहा कि वो नियति से नफरत करती है
और नियति उनकी बेटी थी। एक माँ होकर अगर अब भी वो रूही की बात सुनती रही तो नियति की नज़रों में वो और भी ज्यादा गिर जाएगी। उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। एक माँ होकर उन्होंने अपनी बच्ची के साथ कितना सब कुछ गलत किया था। वहीं जैसे ही वो सब वहां पहुंचे उन्होंने देखा डोर ओपन है। स्टाफ अंदर देखकर घबरा रही है। सबने सामने देखा तो रूही और नेहा दोनों जमीन पर पड़ी थी और उनकी बॉडी में से कई जगह से खून आ रहा है और अंदर छोटे छोटे चूहे इधर उधर घूम रहे थे और कीड़े शायद अब तक बाहर उड़कर चले गए थे, क्योंकि स्टोर रूम का छोटा सा विंडो थोड़ा खुला था जिसे नेहा ने सुबह खोला था। विपुल जी, अमृत, अर्जित सब अंदर गए। उन दोनों की हालत देखकर सब परेशान हो गए। विपुल जी ने रूही को गोद में उठा लिया और अमृत ने भी नेहा को गोद में उठाकर बाहर ले आए। जब वो हॉल में आए, शिखा जी जो कल के लिए रूही पर बहुत गुस्सा थी, वो भी रूही की हालत को देखकर चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। भले ही अब वो रूही से इतना प्यार नहीं करते थे, पर उसे उन्होंने बचपन से पाला था, सब कुछ सिखाया था। अगर वो कहेगी कि अचानक ही इतने दिनों में रूही के लिए उनकी सारी भावना खत्म हो चुकी है तो ये झूठ होगा। ये क्या हुआ? इन दोनों को दादाजी दादी माँ भी थोड़ा चौंक गए। उन्हें तो पहले लगा ये दोनों नरक कर रहे हैं। एक दिन नहीं खाया तो बेहोश हो गए। ज्यादा दिन रहते तो क्या करते, पर जब उन्होंने उन दोनों की बॉडी पर खून का निशान देखा तब उन्हें समझ में आया कि सच में उन्हें कुछ हुआ है। विपुल जी, अमृत जी उन्हें रूम ले गए और डॉक्टर को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ गए थे। सब रूही के रूम में मौजूद थे। वहीं रूही और नेहा दोनों लेटी हुई थी। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। थोड़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर ने घरवालों की तरफ देखा और बोले, इन्हें कई जगह चूहे ने काटा है और कुछ छोटे कीड़े ने भी काटा है। शायद उनकी काटने की वजह से उनकी बॉडी में रैशेज आ गई हैं। कर डर से ये दोनों बेहोश हो चुकी हैं। क्या ये दोनों कहीं ऐसी जगह गई थी जहां चूहे या कीड़े हो? मिस्टर शेखावत, उनकी बात सुनकर विपुल जी ने सिर हिला दिया और बोले, जी ये दोनों स्टोर रूम में थी और जब हम पहुंचे तो वहां हमने चूहे देखे था, कीड़ा नहीं। हाँ, पर दोनों को इतनी चोट कैसे लगी जो जगह जगह से खून बह रहा है? अर्जित ने पूछा। तो डॉक्टर बोले, शायद चूहे से बचने के लिए दोनों इधर उधर हो रहे होंगे। ये सभी घाव उसी तरह हैं जब कोई जानबूझकर या अनजान में किसी चीज से टकराता है। मैं उन्हें टिटानस दे दूंगा ताकि प्लेग होने का खतरा ना रहे। फिर ये टाइम पर डिपेंड करता है कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि चूहे ने उन्हें किस वक्त काटा था। सबने सिर हिला दिया क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दोनों की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। जब कुछ देर बाद डॉक्टर चले गए तो सरिता जी ने एक लेडी स्टाफ को उन दोनों के कपड़े बदलने के लिए कहा और बाहर आ गई। आज उन्हें पहली बार शिखा जी की चेहरे पर रूही के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ सरिता जी को ही नहीं बल्कि विपुल जी को भी शिखा जी की चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिख रही थी। पर विपुल जी जानते थे कि जो गलती रूही ने की है उसकी कोई माफी नहीं है। शायद अब शिखा जी ने रूही से मुंह मोड़ लिया था। अब वो रूही को पहले जैसे प्यार कभी नहीं दे पाएगी और विपुल जी को कोई दिक्कत नहीं थी उनकी इस डिसीजन से। शिखा जी ने बचपन से रूही को बहुत प्यार दिया था, पर इस चक्कर में उन्होंने नियति को पूरी तरह से खो दिया था। और आज जब रूही ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी तो वो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ना कि शिखा जी उसे माफ कर दे। वो सब नीचे चले गए। दादाजी दादी माँ नियति और उसके तीनों भाई रूही और नेहा को देखने के लिए ऊपर नहीं गए थे। तीनों भाइयों को तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा था रूही और नेहा की हालत के बारे में सोचकर। वो तीनों नियति को लेकर डाइनिंग टेबल पर चले गए। उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। बाकी सब भी नीचे आ गए थे। अमृत और अर्जित दोनों को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और ऊपर से कल रूही ने नियति को हट करने की कोशिश की थी, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत थी। ना वो नियति को गिराने की कोशिश करती, ना ही उन्हें डैड स्टोर रूम में बंद कर देते, नहीं उनकी ऐसी हालत होती। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादाजी दादी माँ, तीनों भाई और नियति तो आराम से अपना खाना खा रहे थे, पर बाकी सब धीरे धीरे खा रहे थे। भले ही वो रूही से गुस्सा थे, पर रूही उनकी बेटी थी। रूही को बचपन से उन सब ने लाडली प्रिंसेस की तरह प्यार किया था, तो भला वो कैसे उसे इतने दर्द में देख सकते थे। नियति को तीनों भाई खाना खिला रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद नियति, जय, आकाश और आदित्य कॉलेज के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद अर्जित भी कॉलेज के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद नियति, जय, आकाश और आदित्य कॉलेज में पहुंच गए थे। नियति वहां से सुमन और खुशी के पास चली गई। जय ने जल्दी जाकर सुमन की गाल पर किस किया और आकाश और आदित्य के साथ वहां से क्लास के लिए भाग गया।
क्योंकि उसे पता था उसने सबके सामने इस बार सुमन को किस किया है तो उसकी प्यारी सी बिल्ली जरूर उस पर जंगली बिल्ली बनकर झपट पड़ेगी। वहीं सुमन ने गुस्से से जय की जाती हुई पीठ को घूर कर देखा और नियति की तरफ देखकर शिकायत से भरी लहजे में बोली, अब ये तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, उसने सबके सामने मुझे किस किया। खुशी हंसते हुए बोली, तो इसमें गलत क्या है, तू नियति से क्यों कंप्लेंट कर रही है। ये तो देख कि जय भाई तुझे कितना प्यार करते हैं कि सबके सामने तुझे प्यार दिखा रहे हैं। नियति भी सिर हिलाकर बोली, ये तुम दोनों का मैटर है, वैसे भी मुझे लगता है मेरे जय भाई तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। वो बहुत सिंपल और प्यार करने वाले हैं, अगर तुमने उनसे शादी कर ली तो वो तुम्हें खुश रखेंगे। जब तुम फाइट करके घर आओगे तो जय भाई तुम्हारी कंधे को मसाज कर देंगे। उसकी बात सुनकर खुशी की भी फिर से हंसी छूट गई। उसने सुमन की चेहरे को देखा जो हैरानी से भरी हुई थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर रायजादा के प्यार में पड़ने के बाद उसकी दोस्त नियति इतनी ओपन माइंडेड हो जाएगी। क्या ये उसकी वही दोस्त थी जो पहले कहती थी कि प्यार एक बेकार बात है। ये बस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी फीलिंग्स होती हैं और ये फीलिंग्स बाद में बस इरिटेट कर सकती हैं और उसे किसी के लिए ना कोई फीलिंग्स है ना ही फ्यूचर में किसी से कभी वो फीलिंग्स रखेगी। पर अब देखो मिस्टर रायजादा के प्यार में पड़ने के बाद तो ये लड़की सब कुछ भूल चुकी है। इसने तो ये तक कह दिया था कि शादी सिर्फ पागल लोग करते हैं। सुमन ने नाराजगी और गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखा और बोली, नियति सच में जीजू के आने के बाद से तुम बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम क्यों चाहती हो कि मैं जय से प्यार कर लूं? वैसे अगर तुम्हें सबके सामने प्यार करना इतना ही पसंद है तो क्यों ना मैं अभी करण भाई को फोन कर देती हूँ। वो तो कब से तुम्हारी इंतजार में है कि तुम कब उन्हें प्यार करने का मौका दोगी। मैं अभी उन्हें फोन करके बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ आकर सबके सामने किस करे। उसकी बात सुनकर खुशी शकपका गई और जल्दी अंदर की तरफ जाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, जय भाई तुम्हें मना ही लेंगे क्योंकि तुम मानो या ना मानो तुम जय भाई को पसंद करती हो। पर मैं उस चिलगोजे से प्यार नहीं करती हूँ, वो तो बस मुझे परेशान करना ही जानते हैं। उसे ऐसे भागते देख सुमन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे भी पता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। क्लास में मिले हैं, इतना कहकर खुशी लगभग वहां से भागते हुए चली गई। नियति और सुमन भी उसके पीछे पीछे क्लास में चले गए। वही कोई था जो दूर से नियति को देखकर उसकी खूबसूरती, उसकी अदा, टेम्परमेंट से पागल हो रहा था। ये कोई और नहीं आहिर रंधावा था जो इस वक्त कार में बैठा हुआ था और दूर से नियति को देख रहा था। वो यहाँ अपनी बहन को छोड़ने आया था। उसने यहाँ आकर नियत की इन्फॉर्मेशन निकला था, इसलिए उसे पता था कि नियति इसी कॉलेज में पढ़ रही है जहाँ उसकी बहन पढ़ती है। इसलिए वो बस नियति की एक झलक देखने के लिए यहाँ तक आ गया था। और सच में उसने नियति को देखा था। वो कब से अपनी बहन को छोड़ने के बाद यहाँ पर वेट कर रहा था और नियति को देखने के बाद तो वो कार से निकालकर नियति के पास जाने वाला था, पर तभी उसे बार बार उसकी दादी माँ की तरफ से कॉल आने लगा। जब उसने फिर से फोन से नजर हटाकर सामने देखा तो तब तक नियति जा चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ सिर्फ अपनी बेबी गर्ल को देखने आया था, पर फोन आने की वजह से वो अपनी बेबी गर्ल से बात ही नहीं कर पाया। तभी आहिर का असिस्टेंट धीरज जो आगे बैठा हुआ था वह हिम्मत करके बोला, बॉस वो आपकी दादी माँ का फोन आ रहा है, वो आपको घर आने के लिए बुला रहे हैं, आज आपको भी खुराना फैमिली के साथ मीटिंग के वक्त रहना है। उसकी बात सुनकर आहिर ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, उन्हें फोन करके बोल दो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो सब खुद ही जाकर उनसे मीटिंग करे, मेरा वहां जाने की क्या जरूरत है। आहिर जब से आया था चिढ़ा हुआ था। एक तो वो जिसके लिए इतनी जल्दी में वापस आया था, उसकी निया की कोई अता पता नहीं था। उसने कितना कोशिश किया था फिर भी उसे कभी भी नियति की करंट लोकेशन नहीं मिलती थी। पर कल जब उसकी बहन मनाली से वापस आई और उसे पता चला कि वो कॉलेज जाने वाली है, तो वो आज विला के बाहर ही वेट कर रहा था ताकि अपनी बहन को छोड़ने के बहाने वो कॉलेज में आ सके और एक बार के लिए ही सही नियति से मिल सके। पर उसकी दादी माँ और घरवाले सब तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे ताकि वो खुराना फैमिली से मिल सके और फिर नोरा और उसकी शादी के बारे में बात हो सके। और वो बिल्कुल भी नोरा से शादी नहीं करना चाहता था और फिर अब तो उसके दिल में उसकी बेबी गर्ल बस चुकी थी, तो वो कैसे नोरा से शादी कर लेता। भले ही नियति प्रमित की बहन थी जो अब उसका दुश्मन था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी बेबी गर्ल का पीछा तो फिर भी नहीं छोड़ेगा।
मेरे विला चलो, अगर वो फिर से फ़ोन करें तो फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ़ोन उठा लिया तो बता देना कि मैं अभी किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं करने वाला हूँ। धीरज ने सिर हिला दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बॉस और उनकी फैमिली के बीच फंस चुका है। वहीं शेखावत मैंशन में विपुल जी के रूम में विपुल जी अभी ऑफिस नहीं गए थे। वो रूम में बैठकर कुछ फाइल देख रहे थे, तभी सीखा जी अंदर आई। उन्होंने एक नज़र विपुल जी को देखा और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी चेंज करके बाहर आई तो विपुल जी ने उन्हें देखा और पूछा, सीखा क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? सीखा जी ने उन्हें बिना देखे ही बोला, हाँ मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो कल ही वापस देश लौटी है, उसने सभी फ्रेंड को बुलाया है। विजय जी ने सिर हिला दिया और बोले, ये तो अच्छी बात है, जाओ जाकर मिलाओ। वैसे क्या तुम अभी भी रूही पर गुस्सा हो? सीखा जी ने उनकी बात को बीच में काट दिया और बोली, अब आप ये मत कहना कि मैं उसे माफ कर दूं। मैंने बचपन में नियति को भी तो कितनी बार सजा दी थी, तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका नियति को सजा देने से? वैसे भी रूही की जो भी हालत है वो उसकी खुद की गलती है। उसने नियति को चोट पहुंचाने की कोशिश की और आपने खुद उसे सजा दिया था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो पछता रही हूँ कि कैसे मैंने अपनी खुद की बच्ची को इतना दर्द दे दिया। मैंने अपनी खुद की बच्ची से नफरत की, आज वो मुझे नफरत करके उसे वापस लौटा रही है। सीखा जी को लगा विपुल जी कहेंगे कि रूही को माफ कर दे, ये सोचकर उनकी आंखों में नफरत झलक आई। विपुल जी सीखा जी की आंखों में रूही के लिए नफरत देख हैरान थे। वो तो बस कहना चाहते थे कि रूही ने गलती की है, अगर गुस्सा है तो रूही से कुछ कहे या उनसे झगड़ा करे, पर ऐसे चुप ना रहे। पर उन्हें नहीं पता था कि सीखा जी को रूही से नफरत हो रही थी। सीखा जी, क्या आप रूही से नफरत करती हैं? विपुल जी ने बहुत स्किल इस सवाल को पूछा। तो सीखा जी बोली, पता नहीं मैं उससे नफरत करती हूँ या नहीं, वैसे अगर मैं रूही से नफरत करूँ मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, है ना? तो मैं जब हमारी बेटी नियति से नफरत की तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा, तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका? अगर आप नियति से प्यार करती तो मैं कभी भी नियति से नफरत नहीं करती, ना ही अपनी बेटी को खुद से दूर करती, और ना आज हमारी बेटी हम सब से नफरत करती। शिखा जी की बात सुनकर विपुल जी की आंखों में आंसू भर गया। वो जानते थे कि उनसे गलती हुई है, पर वो अपनी इस गलती नहीं गुनाह की भरपाई कैसे करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और अब सीखा जी की आंखों में रूही के लिए झलक रही नफरत को देखकर वो समझ चुके थे, सीखा सच में बहुत गुस्से में है और नफरत करने लगी है। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गलती की है, अपनी इनसिक्योरिटी में आकर मैंने हमारी बच्ची को खुद से दूर कर दिया, पर आपको भी पता है तब रूही अकेली थी। सीखा जी गुस्से से उन्हें रोकते हुए बोले, अकेली नहीं थी वो, उसके साथ आप थे, मैं थी, उसके दोनों भाई और चाचा चाची भी थे। तब भले ही प्रेगनेंसी के वजह से मैं रूही को गोद में नहीं उठा सकती थी और डिलीवरी के बाद में कुछ महीने तक कमजोरी रही, पर बाद में मैंने कभी रूही को इग्नोर नहीं किया। प्रेगनेंसी और कमजोरी में भी मैंने रूही को प्यार दिया, पर आपकी इनसिक्योरिटी और रूही की भी इनसिक्योरिटी की वजह से मैं खुद की ही बच्ची से नफरत करना शुरू कर दिया। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जहां से मैं बड़ी बड़ी गुनाह करना शुरू कर दिया था। नियति सही रहती है, मैं माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ, कौन सी मैन अपनी ही बेटी से नफरत करती है जैसा मैंने किया। फिर भी मैं अब बस अपनी बेटी की नफरत को थोड़ी कम करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना है मैं करूँगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। विपुल जी की आंखों से आंसू बहाने लगा, वो सोफे पर धम से बैठ गए। उनके एक गलत डिसीजन की वजह से और रूही के लिए प्यार की वजह से आज उनकी दूसरी बेटी उनसे नफरत करती है, और अब अगर सीखा जी भी उनसे नफरत करे तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शाम का वक्त, रूही और नेहा को होश आ गया था। वो इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे, पर वो खुद की हालात को देखकर रो रही थी और गुस्से में थी, क्योंकि उन दोनों की बॉडी पर कई जगह पर रैशेज आ गए थे। सीखा जी अभी अभी आई थी, पर उनका रूही और नेहा की कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बैग खोलकर देखने लगी, आज उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग किया था। उन्हें डर भी था कि उनकी बेटी उनकी दी हुई गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। उन्होंने नियति के लिए कुछ ड्रेस और ज्वेलरी लिया था। उन्हें नियति की पसंद के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्होंने ले लिया था। रूही इतनी खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी को देखकर बोली, मोम क्या आप ये सब मेरे लिए और नेहा के लिए लाए हैं? रूही को तो और ड्रेस और ज्वेलरी बहुत पसंद आ रहा था। चलो, उसकी मोम को अभी भी उसकी चिंता है और इसीलिए तो वो उसके लिए कपड़े और ज्वेलरी लेकर आई हैं। सीखा जी ने उसे बिना देखे ही कहा, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है,
ये मैंने नियति के लिए लिया है। आपनी मोम की बात सुनकर रूही का मुंह काला पड़ गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था पर उसने अपने गुस्से को दबाकर बच्चों की तरह क्यूट मुंह बनाकर बोली, मोम आपने सिर्फ नियति के लिए इंडिया मेरे लिए कुछ नहीं लिया। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो जितना हो सके खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी। सीखा जी को इस बार उसकी इस मासूमियत की एक्टिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी वो अपनी टोन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोली, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। मैंने पहले तुम्हारे लिए बहुत बार शॉपिंग की है और नियति के लिए तो मैं पहली बार शॉपिंग करके कुछ लाई हूँ। तुम्हें नए कपड़े और ज्वेलरी की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो खुद जाकर कल खरीद लेना। सीखा जी की बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगा। क्या उसकी मोम को याद नहीं है कि उसे उसके डैड 6 महीने तक कोई पॉकेट मनी नहीं देने वाले हैं, तो वो कहाँ से पैसा लेगी शॉपिंग करने के लिए? उसे तो सोचा था उसकी मोम जो ड्रेस उसके लिए लाई है अब 6 महीने तक उसके लिए न्यू हो जाएगा। उसे फिर से 6 महीने तक शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके डैड के दिए पनिशमेंट भी पूरा हो जाएगा। वही जब रूही ने देखा उसकी मॉम उसकी बात पर और उसकी आंसू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही तो उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू बहाने लगा। वो बस यही सोच सकती थी कि उसकी आंसू देखकर उसकी मोम पिघल जाए, पर सीखा जी ने इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जिस वजह से उसे इस वक्त और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसकी मोम पहले कभी उसे इग्नोर नहीं करती थी, फिर आज क्या हुआ? उसकी मॉम उसे इग्नोर क्यों कर रही है? कुछ दिन से वह देख रही थी उसकी मॉम उससे दूर होने लगी है। रूही के दिल में एक डर सा बैठने लगा, क्या होगा अगर सच में उसकी मोम उससे दूर हो गई और अब सिर्फ नियति से प्यार करने लगी तो? वो थोड़ी रुआंसी आवाज में बोली, सॉरी मोम, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप ये सब नियति के लाई हैं, वो भी पहली बार। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? पर मैं नियति को आराम से भी नहीं रहने दूंगी। ये सोचकर वो फिर से सुबकते हुए बोली, डैड मैं सच कह रही हूँ, जब हम स्टोर रूम में पहले गए थे तब तो कोई चूहा या कॉकरोच कीड़ा कुछ भी नहीं था, पर शाम को वहाँ कितने सारे चूहे, कॉकरोच और कीड़े कैसे आ गए? नेहा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ अंकल, रूही सच कह रही है। जब हम बैठे हुए थे तब तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस वहाँ कुछ डस्ट था, पर शाम को ही ये सारे चूहे और कॉकरोच आ गए थे। विपुल जी ने उन्हें देखा। उन्हें इस बार रूही और नेहा की बातें सच लग रही थी, क्योंकि इतने सारे चूहे, कॉकरोच, कीड़े स्टोव में कहाँ से आएंगे? भले ही वहां पर टूटा हुआ पुराना सामान रखा हुआ था, फिर भी घर में इतने सारे चूहे होना पॉसिबल नहीं है। पर वो किस पर डाउट करे? उन्हें अच्छी तरह से पता था नियति चाहे रूही और नेहा से कितनी भी नफरत क्यों ना करे, वो उन्हें सामने से थप्पड़ मार देगी, पर ऐसे चुपके से कुछ नहीं करेगी किसी से बदला लेने के लिए। नियति माफिया क्वीन थी जो बिना पलक झपक लोगों को मार देती थी, तो वो रूही और नेहा के साथ इस तरह से खेल क्यों खेलेगी? अमृत ने उन दोनों देखा और बोला, क्या तुम दोनों श्योर हो कि चूहे और कीड़े ककरोच सब बाहर से आए थे? रूही हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ भाई, किसी ने बाहर से दरवाजे से अंदर उन्हें छोड़ा था। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा भाई, भले ही मैंने कुछ गलतियां की हैं, पर मैं किसी के बारे में कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अगर ये सब नियति ने बदला लेने के लिए किया होगा क्योंकि मैंने उसे चिड़ियों से गिरने की कोशिश की थी, तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी डैड भाई। तभी जय, आकाश, आदित्य और नियति, उनके पीछे अर्जित भी आ रहा था। उन्होंने भी उसकी बात को सुन लिया था। नियति की होंठों पर मजाकिया मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोली, ओहो, तो अगर ये सब मैंने किया होगा तो तुम कुछ नहीं करोगी? वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा कुछ कर सकती थी मिस कचरा शेखावत? अगर मुझे तुम्हें किसी के जरिए सजा देना होता तो मैं चूहे या कॉकरोच नहीं, बल्कि आपने मरीन को छोड़ती या फिर मेरे पालतू जानवर को छोड़ती, ताकि वो तुम्हें काट कर खा जाए। पर सच कहूं तो ये रेशेद से भरी चेहरा तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। जैसे तुम्हारी मन में गंदगी भरी पड़ी है, चेहरा भी तो गंदगी से भरा होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। वही जय, आकाश और आदित्य तीनों हंसने लगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंसेस, अगर ये इस फेस के साथ कॉलेज जाएगी तो देखना सब उस पर दया दिखाकर 1-2 रुपया दे देंगे। सीखा जी भी थोड़े गुस्से से बोले, रूही, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि नियति ने ये सब किया था? अगर नहीं है तो ये झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। नियति ने आंखें छोटी करके शिखा जी को देखा और बोली, आपको मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है मिसेस सीखा शेखावत। मैं आपकी सौतेली बेटी रूही नहीं हूँ जो मुझे आपकी जरूरत पड़े और मैं रोने धोने का नाटक करके आपसे सपोर्ट मांगूं। उसकी बात सुनकर सीखा जी को बहुत बुरा लगा। वो तो बस जेआई की तरफ से बोल रही थी।
उन्होंने क्या गलत कह दिया जो उसे गुस्सा आ रहा है। वहीं रूही को उन तीनों भाई को इस तरह से खुद पर हंसता देख गुस्सा आ रहा था। जय और आकाश आदित्य ने हैरानी से शिखा जी को देखा। वो मन ही मन यही सोच रहे थे कि आज आखिर सूर्य देव किस दिशा से निकले हैं जो उनकी बड़ी माँ मामी इस तरह से बात कर रही हैं, वो भी रूही के खिलाफ। जितना उन्हें पता था शिखा जी रूही के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती थी, पर आज वो ही नियति को सपोर्ट कर रही थी। ये बड़ी अजीब बात थी। वही नियति की होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई, मतलब सीखा बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही। उसी नफरत की तरह जैसे वो नियति से पहले नफरत करती थी। रूही ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मोम भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। नेहा ने नियति को देखा और रूही के हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक कर बोली, रूही हो सकता है ये नियति ने नहीं किया हो पर किसी और ने किया हो, नियति का बदला लेने के लिए। इस वक्त वो सारा शक तीनों भाइयों की तरफ मोड़ रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो नियति के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। नियति उनकी एक बात को भी नहीं मानेगी। उसे दोष देना बेकार होगा, उससे अच्छा इन तीनों भाइयों पर बात को ला दे। अगर विपुल जी अमृत भाई ने उन तीनों में से किसी को सजा दी तो अच्छा होगा। उन्हें सजा पाते देखकर नियति को भी बुरा लगेगा। यही तो वो चाहती थी कि नियति को भी बुरा लगे, उसकी आंखों में आंसू आए। पर जय, आकाश और आदित्य ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जाकर सोफे पर बैठ गए। रूही और नेहा कुछ भी कहे इससे उन्हें क्या। रूही ने अपने डैड मोम भाई सबको देखा पर सब चुप थे। किसी का कुछ कहने का इरादा नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो और भी मायूस हो गई। विपुल जी ने उन तीनों भाइयों को देखा और बोले, क्या तुम में से किसी ने ये शरारत की है तो बता दो। तुम तीनों को पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। उन्हें इन्फेक्शन, प्लेग या कुछ और भी बीमारी हो सकती थी अगर हम उन्हें बाहर लाने में देर करते तो। जय ने मुंह बना लिया और बोला, आपकी बेटी के साथ क्या होता है या हुआ है इससे हमारा क्या लेना देना। आदित्य भी बोला, हाँ जय भाई सही कह रहे हैं। अगर आपको हम पर इल्जाम लगाना है तो जाकर पहले सबूत लेकर आइए। वो सब सोफे पर बैठ गए। तभी दादाजी की दमदार आवाज आई, यहाँ कौन सी सबूत की बात हो रही है। जब मेरी बच्ची को तुम्हारी बेटी फंसा रही थी तब सबूत क्यों नहीं ढूंढते थे। और पता नहीं कितनी बार तुम्हारी इस घटिया प्रिंसेस ने मेरी पोती को हार्म किया है। उन सब का हिसाब कौन देगा। उसके लिए तो इसे सजा भी नहीं मिली है, पर मेरी पोती को बिना किसी गलती के भी सजा मिली है। सबने देखा दादाजी दादी माँ सोफे की तरफ आ रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रूही और नेहा के साथ ये सब किसने किया। उनके हिसाब से जिसने भी किया था अच्छा ही किया था। क्या फर्क पड़ता है अगर तीनों भाइयों में से किसी एक ने किया हो तो। अगर जय, आकाश और आदित्य में से किसी ने ऐसा किया है तो उन्होंने बस अपनी बहन का बदला लिया है, इसमें क्या गलत है। दादी माँ भी बिना भाव के बोली। उन दोनों की बात सुनकर विपुल जी चुप हो गए। उन्हें पता था कि उनकी माँ और पापा दोनों ही रूही को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अगर जय, आकाश और आदित्य में से कोई एक दोषी है तो भी उनके मोम डैड कुछ नहीं कहने वाले थे। वही रूही और नेहा दोनों को गुस्सा आ रहा था, ये दोनों बूढ़ा और बुढ़िया क्यों हमेशा उनकी रास्ते में कांटे की तरह आ जाते हैं। रूही का मन कर रहा था इन दोनों तो भी नियति की तरह सीधी उसे धक्का दे दे। नियति स्ट्रांग है इसलिए बच गई, पर अगर उसने इन दोनों को धक्का दे दिया तो ये दोनों जरूर ऊपर चले जाएंगे। पर वो ये बात सिर्फ अपने मन में ही कह सकती थी। दादाजी और दादी माँ भी आकर नियति के पास बैठ गए। तभी सीखा जी ने सभी बैग्स को नित के सामने रख दिया और बोली, नियति बच्चा ये लो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, देखो क्या ये तुम्हें पसंद है। नियति की आंखें छोटी हो गई। उसने उन सभी ड्रेस और ज्वेलरी को देखा और हंसते हुए बोली, वाह मिसेस सीखा शेखावत, आप ये देखकर क्या दिखावा करना चाहती हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं या फिर आपको कुछ और चाहिए जो आपकी 2 कौड़ी की प्रिंसेस के लिए फायदेमंद हो। उसकी बात सुनकर शिखा जी को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें दुखी देखकर विपुल जी को भी बुरा लग रहा था। अमृत और अर्जित को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे सीखा जी मोम ने इस बारे अच्छे दिल से नियति के लिए ये सब लिया था। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे माफ कर दो बच्चा, मैं अंधी थी। आपने किए हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और पहली बार तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या तुम मेरे लिए इसे एक्सेप्ट कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैंने तुम्हें जितना दुख दिया है नफरत की वजह दी है, उससे ज्यादा प्यार दूंगी और तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ ला कर दूंगी। उनकी बात सुनकर नियति और भी जोर से हंसने लगी।
मिसेस शेखावत, आप अच्छा मजाक कर लेती हैं, भला मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ? कहीं आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं ये देखकर आपकी सौतेली बेटी को गुस्सा ना आ जाए फिर से, कहीं वो मुझे सीढ़ियों से गिराकर मारने के बारे में ना सोचे। वैसे ये सभी अतरंगी कलर शायद आपकी 2 कौड़ी की अतरंगी बेटी को पसंद हैं। आप क्या चाहती हैं? सब मुझे आपकी मनहूस बेटी की कॉपी कहें, इसलिए आप मेरे लिए ये ड्रेस ज्वेलरी लेकर आई हैं, जबकि इनमें से एक भी कलर मुझे पसंद नहीं है। ध्यान से देखिए, ये सब तो आपकी कचरा बेटी को पसंद है। उसकी बात सीधा जाकर सीखा जी के दिल में लगी। टू बी कंटिन्यूड।